और मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं प्रिंसिपल हूँ स्टेप प्रेप अकेडमी सदर कैंट ब्रांच का। इसके अलावा मैं CSS और PMS जो कम्पैटिटिव एग्ज़ामिनेशन है तकरीबन पिछले 20-22 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मैं वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट और जो रीट्रेट इंस्टीट्यूट है, ये बड़े फेमस इदारे हैं CSS PMS के, वहाँ पर पढ़ाता रहा हूँ। और अब मैंने अपनी एक अकेडमी हाइब्रो कम्पैटिटिव स्टडीज़ के नाम से शुरू की हुई है। अभी हम एक ग्रामर का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का, जिसके अंदर ज़ीरो से लेकर, यानी कि यूँ कह लीजिए कि ABC से लेकर ग्रामर के आखिर तक, यानी जितने भी बेसिक रूल्स बनते हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए, किसी भी किस्म का जो टेस्ट होगा, बेशक आप एंटी टेस्ट की बात कर लें जैसे MD कैट में हुआ करता है, या CSS की बात कर लें, PMS हो जाएगा, वन पेपर कोई भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तहसीलदार के पेपर हो जाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव किस्म के पेपर होंगे, MPT, तमाम किस्म के पेपर्स में इंग्लिश ग्रामर एक मस्ट है। तो उसके लिए फिर एक ये कोर्स मैंने शुरू किया है। और इसमें फिर ये होगा कि हम तमाम रूल्स को एक बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि जिनकी बैकग्राउंड इंग्लिश की नहीं भी है उनको भी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये बेसिक हमारा कंटेंट होगा। और इसका जो बेसिक पैटर्न होगा वो हम पहले रूल डिस्कस किया करेंगे, और रूल डिस्कस करने के अलावा हम उसके साथ प्रैक्टिस भी किया करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको टेस्ट भी दिया करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं। तो ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ करते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ करते हैं। अगर आप देखें तो मैंने ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, और एक जो पार्ट ऑफ स्पीच यानी वर्ब है उसको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। इसको लिखने की एक बुनियादी वजह है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि वर्ब तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी वर्ब के बगैर हम बिल्कुल भी कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। तो आज का जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हुआ करते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का होगा। यानी ये एक ऐसा मौजू है जो बज़ाहिर तो बहुत आम फहम सा महसूस होता है, लेकिन ये उतना ही कम्प्लेक्स है। यानी हमें बाज़ औक़ात लिखते हुए ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमने यहाँ पर S लगाना था या ES लगाना था, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और बाज़ औक़ात तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। यानी शायद आपको यूँ महसूस हो रहा हो कि ये बड़ी आम सी बातें, ये कैसे मुमकिन है कि हमें पता ना चले कि सब्जेक्ट क्या है। तो जब हम रूल पढ़ना शुरू करेंगे तब खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट हुआ क्या करता है। सब्जेक्ट क्या चीज़ है? व्हाट इज सब्जेक्ट? द डूअर ऑफ द एक्शन और द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस समवन और हिमसेल्फ। किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को, जिसको उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा करते हैं। वो शख्स जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसके अलावा हम बाज़ वक़्त ये भी देखते हैं कि सेंटेंस में काम भी नहीं हो रहा होता, तो उसमें किसी न किसी तरह से किसी पर्सन को किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर कहा जाए आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर में आई सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इंट्रोड्यूसेस समवन और हिमसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, किसी चीज़ की तरफ निशानदेही करना। तो निशानदेही करने वाले को, इंट्रोड्यूस करवाने वाले को, एक्शन परफॉर्म करने वाले को सब्जेक्ट कहा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बुनियादी सवालात हैं जो जहन में आते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, कि पता चले कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा वो देखेंगे हम। उसके बाद विच पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी सब्जेक्ट। इससे पहले हमने मुख्तलिफ किस्म के जो सब्जेक्ट्स को पढ़ा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट किस जगह पर प्लेस किया जाता है।
एक तो बज़ाहिर हमारे ज़हन में मौजूद होता है कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड हुआ करता है, लेकिन ये लाज़मी नहीं है। लाज़मी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाए। सब्जेक्ट मुख्तलिफ़ मकामात पर लिखा जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ये देखा जा सकता है कि सब्जेक्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वर्ब से पहले ही लिखा जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी हुआ करता है कि सब्जेक्ट फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में लिखने की बजाय, वर्ब से पहले लिखने की बजाय वो वर्ब के बाद लिख दिया करते हैं। उसकी भी मुख्तलिफ़ कंडीशन हुआ करती हैं, जो कंडीशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब ये देखिए मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर में ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई प्ले क्रिकेट में आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें, ही राइट्स अ लेटर में राइट्स एक एक्शन है, यानी ही के किसी एक्शन को जाहिर किया जा रहा है, तो एक्शन करने वाला हमारा सब्जेक्ट बन गया, यानी ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरह से जो लफ्ज़ आई है एग्जाम्पल नंबर 2 में, आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, यानी यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। इसी तरह से जो सब्जेक्ट ही है, ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी भी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा रही, लेकिन इंट्रोड्यूस तो करवाया जा रहा है। ही इज़ अ टीचर, तो इंट्रोड्यूस करवाने वाले अल्फाज भी सब्जेक्ट हुआ करते हैं। तो इस तरह से इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो ये तो हमें पता चले कि सब्जेक्ट फ़िक्रे के आम तौर पर शुरू में हुआ करता है, यानी आम तौर पर शुरू हुआ करता है। इसके अलावा कौन कौन सी प्लेसेस पर लिखा जा सकता है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। सब सब्जेक्ट की कितनी टाइप्स हुआ करती हैं, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में, अली इज़ अ बॉय। इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? अली। अली हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया। और उसके दूसरे एग्जाम्पल है वजाहत इज स्टडिंग, यहाँ पे वजाहत इस वक्त सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर कासिम इज प्लेइंग, यहाँ पर कासिम सब्जेक्ट है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि एक एक लफ्ज़ बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली एग्जाम्पल में अली, दूसरे एग्जाम्पल में वजाहत, तीसरे एग्जाम्पल में कासिम। ये तीनों एक एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट कहा करते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में शुरू में जब एक ही लफ्ज़ बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, ये तीनों अल्फाज यानी अली, वजाहत और कासिम, ये तीनों नाउन है। इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा था, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसका सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट नहीं बन सकता। नाउन की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं जैसे अली एक नाउन है, वजाहत एक नाउन है, कासिम एक नाउन है। लेकिन ये भी देखा जाता है कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ आई एन जी लगा होता है, हम उनको भी नाउन कहते हैं, यानी वो जैरन कहलाते हैं। तो उसकी भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िलहाल सिंपल सब्जेक्ट कौन से हैं? एक एक अल्फाज पर मुश्तमिल सब्जेक्ट्स को हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे अली, वजाहत और कासिम। दूसरा इसमें टॉपिक बनता है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हुआ करता है? ये चीज़ तो हमारे जहन में मौजूद है कि किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें हुआ करती हैं। यानी अगर आप यहाँ पर ये सेंटेंस देखें, ही इज़ अ बॉय, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। एक और सेंटेंस में लिख देता हूँ कि ही इज़ प्लेइंग। इस सेंटेंस में अगर आप देखें, जो लफ्ज़ ही है, ही सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर प्लेइंग उसकी एक्टिविटी के तौर पर लिखा जा रहा है। अगर मैं एंड पर लिख दूँ क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट बन गया। इन चार अल्फाज में अगर आप देखें, ही इस वक्त फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है और ये एक लफ्ज़ है, तो ये सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर यह बना कि किसी भी सेंटेंस में कोई एक लफ्ज़, यानी वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो हमारे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी बाज़ औक़ात एक और यहाँ पे सेंटेंस में लिखता हूँ, अगर यहाँ पर लिखा जाए अ वेरी ब्रेव बॉय इज क्लाइंबिंग अ ट्री। अब इस सेंटेंस में आप देखें, अ वेरी ब्रेव बॉय, ये चार अल्फाज मिलकर हमें एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। चार अल्फाज, अ वेरी ब्रेव बॉय, ये चार अल्फाज मिलकर हमें एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये चारों अल्फाज मिलकर एक कंप्लीट सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यही टॉपिक शुरू किया था, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हुआ करता है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा?
किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले पहले जो एक मुकम्मल तफसील लिखी होती है, जो नाउन के बारे में या उसके प्रोनाउन के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में मुकम्मल तफसील हुआ करती है, उसको कंप्लीट सब्जेक्ट कहा करते हैं। यानी ये जो एग्जांपल इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इज वर्किंग हार्ड, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इज वर्किंग हार्ड। इस सेंटेंस में अगर आप देखें द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय यानी लफ्स बॉय के एक बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ये मुकम्मल सब्जेक्ट यानी कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा। इस कंप्लीट सब्जेक्ट में एक और चीज़ अहम हुआ करती है, यानी कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले जो 3, 4, 5, 7 अल्फाज लिखे होते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिखे होते हैं, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं, उनको कंप्लीट सब्जेक्ट कहा करते हैं। इसके अलावा इसी कंप्लीट सब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर डिफाइन करने में जब देखते हैं तो उसी कंप्लीट सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन हुआ करते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट सब्जेक्ट कहलाते हैं। वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे। यानी इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, अ वेरी ब्रेव बॉय, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें वेरी ब्रेव बॉय में आ वेरी ब्रेव, आ इसमें आर्टिकल है, वेरी यहाँ पर एडवर्ब है, ब्रेव यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये तीनों अल्फाज मिलकर डिफाइन किसको कर रहे हैं, लफ्ज़ बॉय को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ बॉय बन गया, ये बॉय नाउन है, तो इस नाउन को हम कहेंगे ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा, उस कंप्लीट सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाला नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट सब्जेक्ट कहलाएगा। उस कंप्लीट सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट कहलाएगा। उस डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे अ वेरी ब्रेव, तो ये उसका क्या बन जाएगा, अ वेरी ब्रेव बॉय मुकम्मल तौर पर कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा। अकेला बॉय डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और अ वेरी ब्रेव जो अल्फाज लिखे हुए हैं, ये लफ्ज़ बॉय को, उस नाउन को, उस सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, अ वेरी फास्ट रनिंग हॉर्स इज सीन इन द रेस। तो इस सेंटेंस में भी देखें, ये काफ़ी लंबी तफसील, यानी कि इससे पहले पहले कितने अल्फाज लिखें, अ वेरी फास्ट रनिंग हॉर्स। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अल्फाज लिखे हुए। तो ये आ से लेकर हॉर्स तक ये कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। कंप्लीट सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बन जाता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो डायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ करता है, उसी के मुताबिक हमने किसी भी सेंटेंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। ये सबसे अहम पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी भी कंप्लीट सब्जेक्ट में आने वाले नाउन और प्रोनाउन को ढूंढेंगे। वो नाउन और प्रोनाउन डायरेक्ट सब्जेक्ट कहलाएगा। उसी डायरेक्ट सब्जेक्ट की मदद से हमने फिक्रे के अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया करना है। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर बॉय हमारा सिंगुलर था, उसके मुताबिक हमने इस लगा दिया। इसी तरह से वेरी फास्ट रनिंग हॉर्स, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ हॉर्स है वो सिंगुलर है, उसके मुताबिक यहाँ पर इस लगा दिया। उसके बाद जो टॉपिक हमारा वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या हुआ करता है, जिसमें हम कह लें कि 2 अल्फाज मिलकर सब्जेक्ट का रोल प्ले करें, 3 अल्फाज मिलकर सब्जेक्ट का रोल प्ले करें, उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर अली एंड वजाहत आर प्लेइंग टुगेदर, इसमें पहला आ गया नाउन अली, दूसरा नाउन आ गया वजाहत, इनके दरमियान में हमने एंड का लफ्ज़ लगा दिया, तो अली और वजाहत ये दोनों मिलकर एक मुकम्मल सब्जेक्ट बन रहे हैं। और चूंकि एंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एंड की वजह से ये अल्फाज दोनों ऐड अप हो गए, ऐड यानी प्लूरल बन गए। तो अली एंड वजाहत मिलके प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल बना दिया। तो अली एंड वजाहत आर प्लेइंग टुगेदर। अभी हम जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि सब्जेक्ट होता क्या, उसकी टाइप्स कितनी है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कंपाउंड सब्जेक्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल देखिएगा, ऑल द बॉयज एंड ऑल द गर्ल्स आर वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर भी देखें, ऑल द बॉयज, यहाँ पर ये पहला सब्जेक्ट बन गया। एंड यहाँ पर हमने कंजंक्शन इस्तेमाल किया उसको ऐड अप करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, यानी कंपाउंड बनाने के लिए। उसके बाद आ गया ऑल द गर्ल्स, ये इसका दूसरा सब्जेक्ट बन गया, यानी ऑल द बॉयज नंबर 1 एंड ऑल द गर्ल्स नंबर 2, ये दोनों मिलकर ऐड अप हो गए। ऐड अप होने का मतलब प्लूरल बन गए। प्लूरल होने की वजह से इसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है आर, वो प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कितनी बन गई, सिंपल सब्जेक्ट बन गया, कंप्लीट सब्जेक्ट बन गया,
फिर कंप्लीट सब्जेक्ट में से हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने कंपाउंड सब्जेक्ट देखा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट और उसकी टाइप्स होती कौन सी हैं। उसके बाद हम बेसिक रूल्स शुरू करेंगे। हमारा असल टॉपिक क्या था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब तक हम इस टॉपिक पर गिरफ्त हासिल नहीं करेंगे उस वक्त हम क्रिएटिव राइटिंग की तरफ नहीं जा सकते, कभी भी हम एक मुकम्मल सेंटेंस सही तरह से नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो इसको हम रूल्स को वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो पहला रूल है वो रूल क्या कहता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हेन वी जॉइन टू और मोर वर्ड्स विद एंड, जब भी हम दो या दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को आपस में एंड लगाकर जोड़ देते हैं वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाया करता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, व्हेन वी जॉइन टू और मोर वर्ड्स विद एंड इट विल बिकम अ प्लूरल सब्जेक्ट। जब भी हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स को या प्रोनाउंस को एंड लगाकर आपस में लिख देंगे और वो दोनों क्या बन जाएंगे, वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, जो हमने पिछले स्लाइड पर भी इसको डिस्कस किया था। एग्जाम्पल्स देखें, यू एंड योर ब्रदर आर कमिंग। तो यू एंड योर ब्रदर, अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट नंबर 1 आ गया, योर ब्रदर सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया, ये दोनों मिलकर प्लूरल बन गए। इस वजह से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या बना दिया, प्लूरल आर लगा दिया। तो यू एंड योर ब्रदर आर कमिंग। दूसरे एग्जाम्पल देखें, टी एंड स्नैक्स आर सर्व्ड इन हाई टी। सब्जेक्ट नंबर 1 है टी, स्नैक्स सब्जेक्ट नंबर 2 बन गया। ये दोनों ईट एबल्स हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं, ये दोनों अलग अलग लिखी गई हैं। इसके बाद दरमियान में एंड लिखा गया जो कंजंक्शन ऐड कर देता है यानी प्लूरल बना दिया करता है। तो दोनों ने मिलकर सब्जेक्ट को क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया। और प्लूरल होने की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो इस तरह आपने देखा यहाँ पर जब भी हम दो डिफरेंट नाउन्स को प्रोनाउंस को आपस में एंड लगाकर इकट्ठा लिख देते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और उसकी वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उम्मीद है पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। चले उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब थोड़ा थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेवल हमारा आता जाएगा। इस लेवल पे हम जाके देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या बनता है, यानी कि असल रूल क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखा जी 1A में, हाइफनेटेड वर्ड्स व्हेन कम बिफोर अ नाउन दे मॉडिफाई एंड एक्ट एज अ सिंगल आइडिया। दीज वर्ड्स नॉर्मली वर्क एज कंपाउंड एडजेक्टिव्स। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ जिसको, हाइफनेटेड वर्ड्स क्या हुआ करते हैं, जब भी हम दो तीन अल्फाज को हाइफन डालकर, हाइफन क्या होते हैं नीचे एग्जाम्पल पर गौर करें आप जरा, हाइफन क्या हुआ करती है, ये जो डैश छोटी सी डाली गई अल्फाज के दरमियान, नेवर टू बी फॉरगॉटन, ये नेवर टू बी फॉरगॉटन के दरमियान में अगर आप गौर करें वो एक हाइफन, एक छोटी सी डैश डाली गई है, उसको हम हाइफन कहते हैं। तो हाइफनेटेड वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे तमाम अल्फाज जिनके दरमियान में हाइफन्स डाली गई हों उनको कलेक्टिवली हाइफनेटेड वर्ड्स कहा करते हैं। ये तमाम हाइफनेटेड वर्ड्स किसी एक नाउन को रेफर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पूरी एग्जांपल देखते क्या लिखी हुई है, नेवर टू बी फॉरगॉटन आइडिया इज प्रोवाइड बाय अ जीनियस। दूसरी एग्जांपल क्या है, 1 पेज समरी इज प्रेजेंटेड बाय मी। तो दोनों एग्जांपल्स में आपने अगर देखें, गौर करें, पहले एग्जांपल में दोबारा पढ़ो, नेवर टू बी फॉरगॉटन आइडिया, ये जो लफ्ज आइडिया है ये नाउन के तौर पर यूज किया गया है और उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उस नाउन की वजाहत करने के लिए, उसकी खूबी और खामी बयान करने के लिए शुरू में जो अल्फाज लिखे वो क्या लिखे, नेवर टू बी फॉरगॉटन। ये जो लफ्ज नेवर टू बी फॉरगॉटन लिखा है ये एक किस्म का कंपाउंड एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसके फौरी बाद क्या लिखा गया, एक लफ्ज आइडिया लिखा गया जो कि एक नाउन है। तो नेवर टू बी फॉरगॉटन एक कंपाउंड एडजेक्टिव है जो आइडिया नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर अहम चीज़ क्या है, अहम चीज़ ये है, ये तमाम चीज़ें मिलकर नेवर टू बी फॉरगॉटन आइडिया ये मुकम्मल तौर पर देखा जाए कंप्लीट सब्जेक्ट बन रहा है। लफ्ज़ आइडिया इसमें सिंगुलर नाउन है, उस सिंगुलर नाउन की वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा दिया। ये पहले भी हम पॉइंट इस पे पढ़ चुके हैं कि जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट देखा जाए या ख़ास तौर पर कंप्लीट सब्जेक्ट देखा जाए, कंप्लीट सब्जेक्ट में आपने फोकस किसको करना है, उस आने वाले नाउन या प्रोनाउन को। वो नाउन डिसाइड करेगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो दूसरे एग्जांपल में लिखा 1 पेज समरी इज, तो वर्ड 1 पेज समरी यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, 1 पेज
कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। उसके बाद इस्तेमाल किया गया लफ्ज समरी जो कि नाउन है, वो सिंगुलर है, उस सिंगुलर की वजह से आगे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, समझाऊंगा बाद में। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर अगर आप देखें नेवर टू बी फॉरगॉटन आइडिया इज प्रोवाइडेड, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब प्रोवाइडेड लगाया गया। इसी तरह से वन पेज समरी इज प्रेजेंटेड, तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंटेड लगाया गया। इससे पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, मिसाल के तौर पर अली इज अ बॉय, वहाँ भी इज इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वो लिंकिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब तब इस्तेमाल करते हैं, इज को हेल्पिंग वर्ब तब कहेंगे जब उसके बाद मेन वर्ब होगा, क्योंकि उसने उसकी हेल्प करनी है। लेकिन जब इस एम आर के बाद मेन वर्ब मौजूद नहीं होगा तो उसको हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते, बल्कि उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, ये था हमारा टॉपिक 1A का, जिसमें हाइफिनेट वर्ड्स को हमने देखा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी रूल नंबर 2 हमारा क्या है। चलिए, रूल नंबर 2, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे जो रूल है वो भी कम्प्लेक्स होते जाएंगे। अक्सर हम फिक्रों के शुरू में देखते हैं कि वहाँ पर हेयर और देयर लिखा होता है, तो ये जो हेयर और देयर फिक्रों के शुरू में लिखा होता है, ये कभी भी सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं किया करते। यानी यहाँ पर हेयर लिखा हुआ है, हेयर एंड देयर आर नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, के फिक्र के शुरू में हेयर और देयर तो लिख देंगे, लेकिन कभी भी वो सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं किया करते। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखें, हेयर इज द बुक विच आई हैव बीन सर्चिंग फॉर, हेयर यहाँ पे आ गया और हेयर के साथ इज लिखा हुआ है, ये जहन से निकाल दें कि हेयर की वजह से इज लिखा हुआ है। फिर नीचे वाले एग्जांपल देखिए, देयर आर सो मैनी चेयर्स इन द रूम, तो यहाँ पर देयर के साथ हमने आर लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर की वजह से आर लगाया। हेयर और देयर कभी भी हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। हमने पहले पढ़ लिया हुआ है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो हेयर और देयर यहाँ पर ना नाउन है और ना यहाँ पर प्रोनाउन है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। जब भी फिक्रे के शुरू में हेयर या देयर आ जाए, आपने फिक्रे को पढ़ना शुरू करना, फिक्रे को पढ़ते जाए, जहां पहला नाउन आ जाएगा या जहां पहला प्रोनाउन आ जाएगा वही फिक्रे का असल सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा। तो पहले एग्जांपल में हेयर इज द बुक, हेयर इज द बुक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो द बुक का वर्ड लिखा हुआ है ये हमारा पहला नाउन है, और आप देख रहे हैं कि बुक सिंगुलर है, उस सिंगुलर की वजह से हमने यहाँ पर इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। दूसरे एग्जांपल पे देखिए, देयर आर सो मैनी चेयर्स, तो देयर को इग्नोर करें, उसके बाद फिक्रा पढ़ना शुरू करें। फिक्र में आप देख रहे हैं देयर आर सो मैनी चेयर्स, तो सो मैनी चेयर्स, चेयर्स यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और ये प्लूरल है। उस प्लूरल नाउन की वजह से हमने क्या किया, जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब था उसको प्लूरल कर दिया, तो फिक्रा बन गया देयर आर सो मैनी चेयर्स इन द रूम। यानी हेयर और देयर सब्जेक्ट्स नहीं है। इन फिक्रों में फिक्रे को पढ़े, जो पहला नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, उसी के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जी, रूल नंबर 3 में। अब ये रूल है हमारा जी, जेरेंड इन्फिनेटिव क्लॉजेस एंड फ्रेजेस आर कॉमनली ट्रीटेड एज सिंगुलर आइडियाज एंड नीड देयर ओन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है, डिफिकल्ट भी है। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जेरेंड क्या चीज़ होती है, यानी कि बाज़ औक़ात हम आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म को सब्जेक्ट के तौर पर, नाउन के तौर पर या प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन होते हैं, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो वर्ड जेरेंड लिखा हुआ है, ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है। जब ये बतौर नाउन इस्तेमाल हो जाए उसको जेरेंड कहा जाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल देख के लेके जी, वर्किंग स्मार्टली नॉट हार्डली इज द नीड ऑफ द आवर, तो यहाँ पर जो वर्ड वर्किंग है ये मेन वर्ब नहीं है, ये आईएनजी वाली फॉर्म इस वक्त वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। इसी तरह से नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए आप, सिंगिंग इन द रूम इज ईजियर दैन सिंगिंग इन थिएटर, तो यहाँ पर सिंगिंग आईएनजी फॉर्म आ गई। ये आईएनजी फॉर्म इस वक्त नाउन के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। तो जब भी हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो बाज़ औक़ात प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब हुआ करता है, बाज़ औक़ात वो नाउन बन जाता है। इस वक्त फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लगाया गया और ये नाउन है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है।
आमतौर पर जैरेंड जब अकेले लिखे जाए वो सिंगुलर ही हुआ करते हैं और उनकी वजह से आने वाला वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हुआ करता है। अब इस फिक्रे को पढ़ें, वर्किंग स्मार्टली नॉट हार्डली इज द नीड ऑफ द आवर। तो यहाँ पे वर्किंग असल में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्किंग। इस लफ्ज़ वर्किंग की वजह से हमने ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज। वर्किंग चूंकि सिंगुलर था उसकी वजह से आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है, सिंगिंग इन द रूम इज, तो सिंगिंग असल में हमारा सब्जेक्ट बनता है, उसकी वजह से आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, तो इज यहाँ पर सिंगुलर बन गया, यानी सिंगिंग इज ईजियर, ये असल कॉन्सेप्ट बनता है। उसके बाद टॉपिक हमने पढ़ा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या हुआ करता है, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म को लगा दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाया करता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म को लगा दिया जाए वो क्या बन जाया करता है, इन्फिनेटिव बन जाया करता है। अगर किसी भी इन्फिनेटिव को हम फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लगा दें तो वो भी एक तरह से हमारा सिंगुलर नाउन बन जाता है। टू प्ले क्रिकेट इज ईजियर देन टू प्ले लॉन टेनिस, तो यानी कि यहाँ पर हम टू प्ले क्रिकेट इज, तो यहाँ पे जो इज लगाया गया है ये क्रिकेट की वजह से नहीं लगाया गया बल्कि ये टू प्ले की वजह से लगाया गया कि सिंगल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर सिंगुलर एक्टिविटी की वजह से एक्टिविटी का नाम है, तो किसी भी एक्टिविटी का नाम हमेशा सिंगुलर नाउन हुआ करता है, और अगर वो सिंगुलर नाउन है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो टू प्ले क्रिकेट इज ईजियर दैन टू प्ले लॉन टेनिस, तो यहाँ पर टू प्ले की वजह से हमने यहाँ पर इज लगा दिया। तो हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा था जेरेंड और इन्फिनेटिव हमेशा फिक्रे के शुरू में जब लग जाते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाया करते हैं। ठीक है जी, आज हम यहाँ पर इसको रोक लेते हैं, 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए। इसी से आगे जो मज़ीद इसके कम्प्लेक्स रूल्स आएंगे सब्जेक्ट अग्रीमेंट के हवाले से वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।